करप्शन से हम सब प्रभावित होते हैं। कहीं सड़क बन रहा है, अब करप्शन हो उससे मेरे क्या मतलब है, लेकिन मैं उससे ऐसा जुड़ा हूँ कि उस रोड से मेरे गुजरना है, वहाँ अगर एक्सीडेंट होता है, गड्ढा है, तो उससे जो तकलीफ जो कहीं न कहीं समाज के लोगों को होता है, तो इनडायरेक्टली सारे लोग जुड़े हुए हैं करप्शन। कहते हैं कि करप्शन जैसी चीज़ जो है उससे हर कोई अपने आप को पीड़ित पाता है कि किसी कहीं पे धन का कुछ हो रहा है, हेरा फेरी, या कहीं पे काम के आधार पे हो रहा है, कहीं क्वालिटी के आधार पे हो रहा है, कहीं कुछ मटेरियल के आधार पे। तो इसको अगर ठीक से देखोगे, है ना, तो ये समझ में आता है ये सिग्नल किस चीज़ का है। सिग्नल इस चीज़ का है कि मानव अनिश्चित आचरण के साथ जी रहा है, अमानवीयता के साथ जी रहा है। और हमारी एक चर्चा में ये बात आ गई है कि मानव जो है वो अगर स्वयं को शरीर मान के जीता है ना, तो शरीर मान के जीता है तो उसकी ज़रूरत, मैं शरीर हूँ तो शरीर की ज़रूरत मेरी ज़रूरत है ना, शरीर की ज़रूरत मेरी ज़रूरत है। जब ऐसा सोचते हैं तो शरीर की ज़रूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, घर, आरामदायक सारी विलासिता की सारी वस्तुएं, और उसके लिए चाहिए पैसा। ठीक है, ये मेरी ज़रूरत है। तो जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ, मैं शरीर हूँ, तो मेरी ज़रूरत तो वही हो जाती है जो ज़रूरत शरीर की है। फिर हमने एक क्लास में बात की थी कि हमारी जो ज़रूरत है, मेरी जो ज़रूरत है, वो निरंतर सुख की है। हर पल हर क्षण में सुख चाहता हूँ, और हर पल हर क्षण जो सुख है वो हमको भौतिक वस्तु से, सुविधा से नहीं मिलता है। इसको भी हम लोग एक क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो इसलिए मैं निरंतर सुख चाहता हूँ, हर पल हर क्षण सुख चाहता हूँ। इसलिए ये सामान, सुविधा और पैसा का हेरा फेरी करना, गड़बड़ी करना ताकि मेरा बढ़ जाए, है ना, ये भ्रम की स्थिति में होगा ही। इसको अपन करप्शन कह रहे हैं कि आप कहो कि भाई लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है, केवल पैसे से मतलब है, मिलावट हो रही है ना, पैसे की गड़बड़ी हो रही है, हेरा फेरी। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे अंदर लालच है, ज़्यादा पैसा बराबर ज़्यादा सुख, इसलिए ये होगा। अब आती है बात कि ये ठीक कैसे होगा। तो अभी हम लोग परंपरा में, अभी वर्तमान में देख रहे हैं, है ना, एक क्लास में मैंने रखा भी था, डर से संग्रह, और फिर संग्रह अगर हम करेंगे तो शोषण करेंगे प्रकृति का और मानव का। फिर हमने देखा अगर हम शोषण करेंगे तो उसका विरोध होगा। तो अभी वो हो रहा है, हड़ताल हो रहा है ना, हड़तालें हो रही है, उसको निकाल दे रहे हैं, कोई उसको गोली, उसको मैंने हटाने के लिए कोई उसका मर्डर कर दे रहे हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जेल भेज रहे हैं। तो हम लोग कुछ हमारे कानून व्यवस्था और कानून के बाहर की व्यवस्था को देख रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए जो लगा हुआ है वो है विरोध। मैंने कहा ना कि संग्रह होगा और फिर प्रकृति और मानव का शोषण होगा, तो उसका विरोध होगा। तो अभी हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं कि विरोध विधि से उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी ठीक हो नहीं रहा है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि उस विधि से भी अगर ठीक नहीं हो रहा है तो ये ठीक किससे होगा। फिर मैंने उसको बताया था कि ये डर अगर दूर हो जाएगा, डर विश्वास में स्थापित हो जाएगा, समझ में स्थापित हो जाएगा, तो अगर मानव जाति के अंदर का डर ठीक हो जाएगा, उसको अंदर में विश्वास आ जाएगा कि मैं और शरीर अलग अलग हैं, मेरी ज़रूरत सुख है, और मेरा जो सुख है वो मुझे समाधान से मिलेगा, निश्चित आचरण से मिलेगा, स्वयं को संपूर्ण को समझने से मिलेगा। तो स्वयं को समझना और उस संपूर्ण को समझना मेरी ज़रूरत है, तो वो होने पर मेरा विश्वास बढ़ेगा और डर दूर होगा, है ना। और दूसरा, शरीर मेरा साधन है, इसको धन सुविधा की ज़रूरत है, वो भी काम मुझको करना है। तो अब वापस आते हैं कि ये ठीक कैसे होगा। तो ठीक ऐसे होगा अगर हर मानव जाति के अंदर ये भय दूर हो जाए और वो विश्वास में स्थापित हो जाए, है ना। तो इससे एक संभावना है उसको उसकी ठीक होने की। ठीक है, नमस्ते सर, नमस्ते मैडम, है ना। तो इस तरह से अब ये डर दूर करना है, तो डर दूर होगा, विश्वास स्थापित होगा। तो डर दूर करने के लिए क्या होगा भाई, या तो इस तरह के कुछ कार्यशाला वगैरह में बैठ के वो कुछ अच्छी बातें सुन रहे हैं और अपने आप को ठीक कर रहे हैं, तो वो बहुत काम हो जाएगा, है ना। कहाँ कहाँ किसका क्लास लेंगे, क्या करोगे। तो वो अगर उसको जड़ से ठीक करना है करप्शन को, तो जड़ से अगर ठीक करना है तो जड़ है एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था। तो जड़ जो है वो शिक्षा व्यवस्था है। अगर यहाँ पर
बचपन से ही क्लास नर्सरी या 1 से लेकर के कॉलेज तक, मुझे नहीं लग रहा कॉलेज तक की भी ज़रूरत है, नर्सरी क्लास 1 से 12 तक भी अगर सही समझ या मूल्य आधारित शिक्षा अगर चली जाए बच्चों के अंदर में, बहुत है, कॉलेज में भी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर चीज़ें उनके जन्म से ही उसके अंदर में, स्कूल जीवन से ही अगर बच्चे के अंदर में सही समझ चला जाएगा, तो परिवार से और शिक्षा विधि से अगर सही समझ मिलेगा तो उसके अंदर विश्वास स्थापित होगा, डर नहीं रहेगा, और उसको ये भी नॉलेज रहेगा, ये भी जानकारी रहेगी कि मेरी ज़रूरत 2 है, एक ज़रूरत है शारीरिक, दूसरी ज़रूरत है मानसिक। शारीरिक ज़रूरत की पूर्ति के लिए वो प्रकृति में श्रम पूर्वक उत्पादन गतिविधि से मेरे शरीर की ज़रूरत पूरी होगी, उसमें भी प्रकृति के साथ मैं न्याय करूं। दूसरा, मेरी जो ज़रूरत है वो सुख है, और सुख व्यवस्था में जीने से सुख आएगा। अब यहाँ थोड़ा व्यवस्था को समझते हैं। अभी हम लोग व्यवस्था शब्द जैसे ही बोलते हैं ना, तो लगता है कि पूरे सिस्टम, ये पूरा जो देश का जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो ठीक होगा। थोड़ा इस अर्थ में हमको सुनने में आता है। यहाँ व्यवस्था का 2 अर्थ है, एक स्वयं में व्यवस्था और एक है परस्परता में व्यवस्था। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो सामाजिक पारिवारिक परस्परता के अर्थ में व्यवस्था को देख रहे हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ कि स्वयं में व्यवस्थित होने से, स्वयं में व्यवस्था होने से, स्वयं में तालमेल होने से निरंतर सुख या सुखी होंगे हम। तो स्वयं में व्यवस्था का क्या मतलब है और स्वयं में अव्यवस्था का क्या मतलब है, इसको हम देख लें। तो स्वयं में व्यवस्था का मतलब ये, अव्यवस्था का मतलब ये है कि मैं मेरे भीतर अव्यवस्थित हूँ, मेरे भीतर तालमेल नहीं है, मेरे अंदर में द्वंद्व है, मेरे अंदर में, है ना, नकारात्मक बहुत है, शिकायत है, उलझन है, द्वंद्व है ना, और बहुत सारे किंतु परंतु हैं। तो स्वयं से शिकायत, दूसरों से शिकायत, नाराजगी, तो ये है स्वयं में अव्यवस्था। और अगर इसको समझें, मैं हर स्थिति परिस्थिति में तालमेल पूर्वक नहीं जी पाता हूँ, और मैं हर छोटी छोटी घटना से, मैं व्यक्ति से प्रभावित हो जाता हूँ, मैं घटना से प्रभावित हो जाता हूँ, मैं स्थिति परिस्थिति से प्रभावित हो जाता हूँ और दुखी हो जाता हूँ, है ना, मैं इंसान से दुखी हो जाता हूँ, मैं घटना परिस्थिति से दुखी हो जाता हूँ। तो ये सूचना है मैं अव्यवस्थित हूँ। तो अभी दुनिया की व्यवस्था की बात को छोड़ो, अपने भीतर की व्यवस्था अव्यवस्था को देखें। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष से पीड़ित, दुखी होता हूँ और उसकी नाराजगी निरंतर चलते रहती है। मैं किसी घटना और किसी परिस्थिति से दुखी होता हूँ और उसकी पीड़ा, भूतकाल की पीड़ा में मैं लगा रहता हूँ। तो ये सूचना है मैं अव्यवस्थित हूँ, मेरे अंदर में मैं व्यवस्थित नहीं हूँ। तो मेरे अंदर बिखराव है, मेरे अंदर व्यवस्थित नहीं है। तो मेरे अंदर व्यवस्थित कब होगा? मैं व्यवस्थित तब होऊंगा जब मैं स्वयं को जानूंगा, तभी मैं स्वयं को व्यवस्थित कर पाऊंगा। तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं मुझे कैसे जीना है स्वयं के साथ, है ना। मेरा जैसे जैसे जानना बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा विश्वास का स्तर बढ़ेगा। तो स्वयं में व्यवस्थित होने से स्वयं में मैं संतुष्ट रहूंगा। संतुष्ट जो हम लोग बार बार बोलते हैं, तो इसी अर्थ में है, स्वयं में अगर व्यवस्थित रहूंगा तो मेरा आचरण निश्चित रहेगा, फिक्स रहेगा। मेरी वचनबद्धता भी ठीक रहेगी कि मैंने अगर बोला है मैं ये कर दूंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये कर रहा हूँ, तो उसी रूप में दिखेगा, ना कि मैंने बोला कुछ और किया कुछ और, है ना, ऐसा नहीं दिखेगा। तो मेरा जो जीना है वो मेरे अंदर व्यवस्थित दिखेगा, है ना, उसमें मैं तालमेल के साथ में मैं मेरे साथ सुखी रहूँगा, है ना। तो ये है स्वयं में व्यवस्था। मैं व्यवस्थित रहूँगा तो ऑटोमेटिक मैं सभी के साथ में मेरा जो व्यवहार है वो भी व्यवस्थित रहेगा, और दूसरे मेरे से आहत हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो जो भी है, लेकिन मेरे प्रभाव से धीरे धीरे मेरे साथ आहत व्यक्ति भी धीरे धीरे वो भी ठीक हो ही जाएगा या मेरे साथ ठीक महसूस करेगा, है ना। तो ये है, तो स्वयं में व्यवस्था बराबर सुख। तो अगर शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जाए कि हमारे अंदर में व्यवस्था है, जैसे मैंने कहा ना कि बच्चे में व्यवस्था है, वो अव्यवस्था में रह के वो अव्यवस्थित होकर चलना सीख जाता है। तो अगर हमारे अंदर में व्यवस्था बन जाएगी, हम ठीक से जिएंगे, तो शरीर प्रधान नहीं जिएंगे हम, है ना, हम स्वयं के आधार पे जिएंगे। हमारे अंदर में प्रायोरिटी स्वयं की रहेगी। शरीर को सहयोगी साथी के रूप में देख पाएंगे, अपने जीवन के मित्र सहयोगी साथी के रूप में, अपने साधन वाहन के रूप में शरीर को देख पाएंगे। तो कोई पीड़ा नहीं रहेगी, कोई नहीं रहेगा कुछ भी। तो हम ये पैसे का गड़बड़ी, सिस्टम में जो भी गड़बड़ियाँ दिख रही है वो गड़बड़ी होगी ही नहीं। तो फिर करप्शन भी नाम की भी चीज़ है वो कभी रहेगा ही नहीं। तो ये अभी
खड़े होकर के नारे लगाने से, अच्छी बातें सुना देने से करप्शन बंद नहीं होगा। इंसान के अंदर अव्यवस्था है, करप्शन हो रहा है और होता रहेगा। कब खत्म होगा? जब इंसान के अंदर भीतर व्यवस्थित होंगे। तो व्यवस्थित कैसे होंगे? वो किसी सही समझ को सुन के, समझ के, जी के ही व्यवस्थित होंगे, है ना। इसकी कोई शॉर्टकट दवाई नहीं है, कुछ भी शॉर्टकट नहीं है ना। तो समझना, जीना होने पर ही व्यवस्थित होंगे। तो इसलिए व्यवस्था एक है, स्वयं में व्यवस्था, फिर आगे और बड़ा कर सकते हैं। एक है पहला स्वयं में व्यवस्था, दूसरा परिवार में व्यवस्था, है ना। तो परिवार में व्यवस्था क्या है? परिवार में तालमेल हो, संतुलन हो, हमारे विचार आपस में मिलते हो, हम एक दूसरे को सुन पाएँ, ठीक से जी पाएँ, परिवार में समृद्धि हो। समृद्धि का मतलब यहाँ पे वही है कि हमारा मन भरा हुआ हो, अभावग्रस्त ना हो, खालीपन ना हो, भरा हुआ हो, भावों से भरा हो, समझ से भरा हो हमारा। तो परिवार में समृद्धि। तो अपने आप मैं अगर व्यवस्थित हूँ, परिवार अगर व्यवस्थित है, तो समाज व्यवस्थित हो ही गया। तो फिर वहाँ भय नाम की चीज़ खत्म हो गई। अभी समाज में हम कैसे जी रहे हैं? समाज में हम डर के जी रहे हैं। अभी मैं पूछती हूँ, चलो समाज का अभी उद्देश्य क्या है? समाज का उद्देश्य क्या है? नमस्ते सर, बस एक छोटी सी चर्चा हो रही है, वो विराम होते ही माइक आपको दे दी मैं, है ना। बताइए अभी समाज का उद्देश्य क्या है? सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। हाँ, क्या है सामाजिक व्यवस्था? सामाजिक व्यवस्था कोई किसी को परेशान ना करे, किसी को मारे पीटे ना, जिसका जो काम कर रहा है डिस्टर्ब ना करे, एक दूसरे के व्यवहार ना करे। ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो क्या वाकई आप जो बोल रहे हो वो फलित होता हुआ नजर आ रहा है? ऐसा होता है समाज में? पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन कुछ पूरी तरीके से भी नहीं, वो थोड़ा तरीके से भी आप बताइए क्या हो रहा है समाज में अभी? क्या उद्देश्य है? समाज किसको बोलते हैं अभी? यहाँ रह रहे हैं मैडम, वही समाज है, यही समाज है। हाँ। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, उन्हें एक दूसरे को परेशान किए। सामाजिक व्यवस्था है इसलिए कर रहे हैं, वरना फिर हमें और जंगल में अंतर क्या हो जाता है? वो अंतर है जंगल और हमें। ठीक है, समाज का प्रयोजन क्या है? एक दूसरे का सहयोग। एक दूसरे का सहयोग। और किस रूप में सहयोग? आर्थिक कि मानसिक? दोनों तरह से होता है, मानसिक सहयोग होता है समाज में। किस रूप में होता है? संवेदनशील हो तो होंगे। किस रूप में होता है? अभी किस रूप में होता है? आपके यहाँ किसी का देहांत हो गया, सब आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। आपके यहाँ शादी ब्याह है तो सब लोग खड़े हो जाएंगे। उदाहरण दीजिए, मुझे तो यही दिख रहा है, शादी ब्याह में सब खड़े हो जाएंगे, किसी की मृत्यु है, जन्म है, सब खड़े हो जाएंगे। कोई गिर गया है मैडम और गाड़ी से जा रहा है तो आपका घर जल गया है तो कितने लोग पैसे देंगे? आपके घर में भुखमरी आ गई है, कितने लोग पैसा देंगे? है ना। वो कुछ ज़्यादा अच्छे वर्ग के लोग हैं जो डोनेशन समाज को देते हैं, वो उसका कुछ विधि है कि इसको यहाँ ऐसे इस तरह से यूज़ करना है ना। लेकिन अगर उसको भी देखोगे तो अभी समाज का उद्देश्य भी शारीरिक विधि से ही है ना। ब्याह करवा देना और हम एक जाति के लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं, है ना, शादी ब्याह में खड़े हो जाएंगे, सारे समारोह में खड़े हो जाएंगे। लेकिन देखा जाए रियल में अगर समाज का उद्देश्य क्या हो, है ना, तो नासमझ को समझदार बना देना, नासमझ परिवार को मैं समझदार बना पाऊँ, ये समाज का उद्देश्य है ना। अगर कोई नासमझ परिवार है, कोई गलत परिवार है, कोई घर परिवार में आज ऐसा हो रहा है क्या, घर में भाई भाई का झगड़ा है तो वो समाज से निपटारा क्यों नहीं होता है? भाई भाई का झगड़ा है तो उसको कोर्ट में क्यों जाना पड़ता है? पति पत्नी के झगड़े हैं, समाज में निपटारा क्यों नहीं होता है? कोर्ट में क्यों जाना पड़ता है? समाज में हाँ, समाज में भी होता है, समाज में नहीं हो पाता है, वो हाँ। दोनों की समझदारी नहीं हो पाती है, हाँ। समझ नहीं हो पाती है। हाँ। जब वो केस कोर्ट तो तक जो जाता समझ नहीं हो पाती है ना, वो समझ देना भी समाज का उद्देश्य है। ऐसा वातावरण हम बनाएं कि चलो अब हम लोग ऐसा भी करें कि समाज में जितने ना समझ है उसका शिविर लगेगा, जितने ना समझ है उनको ज्ञान दिया जाएगा। 1 घंटे का क्लास कंपलसरी है। अपने जाति अपने समाज के लोगों को सुबह 1 घंटा ये क्लास जाना कंपलसरी है, क्योंकि हमारे समाज में से इतने केस कोर्ट में चले गए, ये अच्छी बात नहीं है। क्या इस पे चिंतन मनन होता है? कुछ लोग मूर्ख हैं, समझा सकते हैं, कुछ लोग मूढ़ हैं, हाँ। समझना नहीं चाहते। ठीक है ना, उसको भी ठीक करना, उसको भी ठीक करना समाज प्रयास का किया जाता है उद्देश्य समाज है। के द्वारा, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं होना चाहते हैं।
और समाज कई बार वो संगोष्ठी करते हैं, कार्यशाला का आयोजन करते हैं, विद्वान आएंगे, समाज के प्रमुख लोग आएंगे, विद्वत जन आते हैं, सब कुछ होता है। एक बार नहीं 3-4 बार मीटिंग होती है, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, तो फिर वो केस आगे जाता है। गांव का केस है, वकील बाहर का है, वो उसके केस को लड़ता है। मजिस्ट्रेट बाहर का है, वो जानता नहीं, गाँव में समझौता नहीं होता, वहाँ जाते हैं हाई कोर्ट में। नहीं ठीक है ना, मेरा यही कहना है कोई भी केस कोर्ट तक क्यों जाता है, हमारी समाज में कहीं ना कहीं कुछ अक्षमता, कुछ कमी है, इसलिए सारा निपटारा समाज में हो जाए तो समाज सफल है बस। तो समाज का उद्देश्य है कि हर घर परिवार के समस्या का समाधान हम उपलब्ध करा पाएं। असल में जो बातें स्टार्ट होती है वो स्वयं से स्टार्ट होती है। जैसे अभी आपने बताया कि स्वयं में व्यवस्था है तो परिवार में व्यवस्था है, परिवार से व्यवस्था है तो फिर आगे और व्यवस्था। ठीक है, लेकिन आज की डेट में इंसान स्वयं स्वार्थी है ना। आपस में परिवार के सदस्य लड़ाई कर रहे हैं, अनबन होती है, मतभेद होती हैं, तो अपने आप में परिवार जो है वो व्यवस्थित नहीं है, और परिवार की यूनिट्स को मिला के ही समाज बोल रहे हैं। तो गौर से देखा जाए तो समाज अपनी सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रहा है। कम केसेस में होता है कि समाज जो है पति पत्नी में तलाक हो रहा है या घर में आग लगी है तो हेल्प आउट करें, ऐसा बहुत कम हो रहा है। और सोचने की जरूरत है समाज में अभी जो समाज के प्रमुख लोग हैं, जो निर्णय करने आते हैं, वो खुद करप्ट हैं या आपस में लड़ाई होती है। बिल्कुल। अब मैं मेरे ही परिचित कई परिवार के युवा वर्ग के ग्रुप हैं और सीनियर ग्रुप हैं, मैरिज ब्यूरो के ग्रुप है, इसके ग्रुप बात होती है, बहुत लड़ाई होती है इन लोगों में आपस में। तो मैं अब हम इन सारी समीक्षा को छोड़ के हम सही को देखने जाएं तो सही ये है समाज का स्वरूप ऐसा हो, है ना, जहाँ पर ये सब परिवार में सब अच्छे से जी रहे हैं, कोई नासमझ के कारण कोई दिक्कत आ रही है तो समाज में हम लोग मिल करके एक ऐसी व्यवस्था बनाएं, नासमझ है उसको समझदार बना दें और उनको सही, है ना, मार्गदर्शन मिल सके। तो ऐसी एक व्यवस्था को सोचने की जरूरत है, केवल एक प्रस्ताव है। अभी अगर समाज की समीक्षा करने जाएंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम है ना, तो हम समीक्षा को छोड़े सही रूप में अगर समाज को देखने जाएं तो समाज का उद्देश्य है नासमझ को समझदार बना देना, है ना, नासमझ परिवार को समझदार बना देना। तो आर्थिक पक्ष में भी आप सहयोग कर रहे हो, मैं कह रही हूँ मानसिक पक्ष में भी सहयोग करें। तो ये तब होगा, ऐसे समाज की व्यवस्था तब होगी जब वो सारे परिवार के लोग ही स्वयं में व्यवस्थित होंगे और स्वयं में समाधानित होंगे, तभी ऐसे समाज की व्यवस्था खड़ी होगी, उससे कम में कभी नहीं। इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य जो है स्वयं में समाधान, स्वयं में व्यवस्था बराबर स्वयं में समाधान, है ना, नित्य वर्तमान में जीना, परिवार में समृद्धि यानी तालमेल पूर्वक जीना, उत्सव पूर्वक जीना, आपस में बनती है, हम ठीक से जी पा रहे हैं, समाज में अभयता, परस्परता में विश्वास की निरंतरता, कि हमारा आपस में एक दूसरे पे ये जो समाज में अभयता की बात हो रही है वो उस रूप में हो रही है जैसे अभी हम लोग मिलावट है, जमाखोरी है, करप्शन है, और घर में जो ताले लग रहे हैं, चोरी हो रही है ना, हमको रात को 12 बजे भी घर से बाहर जाना है तो इंसान से ही डर लगता है कि कोई चोरी ना कर ले। अभी बाहर का वातावरण डर वाला वातावरण है, हम सेफ नहीं है, उस रूप में मैं कह रही हूँ अभी समाज में डर का माहौल है। तो वहाँ भी अभयता हो, वहाँ पर भी परस्पर विश्वास के साथ ठीक से जी पाए, ऐसा जीना हो, और प्रकृति में संतुलन हो, ऐसा हमारा व्यवसाय हो, है ना। तो ये अगर फलित हो पाता है, यही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य सफल होगा, ऐसे बच्चे शिक्षित होकर के बाहर आएंगे तो ऐसा परिवार व्यवस्था बनेगा, ऐसा परिवार व्यवस्था हर घर परिवार में होगा, तो जो भी अपने समाज का उद्देश्य जो हमने बोला वो अपने आप वो भी साकार हो ही जाएगा। उसके पहले सारी समीक्षा है, ठीक है। तो अभी हमने बात की स्वयं में व्यवस्था होने से, स्वयं में तालमेल होने से, स्वयं में हम सुखपूर्वक जी पाते हैं, तो वो धीरे धीरे परिवार व्यवस्था में भी वो चीज़ें बढ़ती है, तो इस तरह से वो समाज व्यवस्था में भी जो है उसका उद्देश्य जो है वो साकार हो पाता है, उससे कम में कभी नहीं होगा, है ना। समाज व्यवस्था को अगर हम देखने जाए अभी की तो हम उसमें बहुत बातें ही करते रह जाएंगे, हाथ में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो अगर प्रमाणित होता है तो परिवार और समाज और प्रकृति वाला अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम शब्दों में हम इतना ही बात कर सकते हैं, ठीक। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक, आज
आज हम लोगों का 8 दिन हो गया ना। आज हम लोगों का जीवन विद्या शिविर कहें या मूल्य शिक्षा कार्यशाला का आज अंतिम सत्र है, मूल्यांकन सत्र का दिन है। और उसमें हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष उपस्थित हैं डॉक्टर समीर वाजपेयी सर। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने कुछ शब्द हमारे प्रतिभागियों से कुछ कहें, अपने विचार रखें। इसको नहीं किनारे कर दो और इसको नमस्कार। नमस्कार। 8 दिन आपने बात सुनी, काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी रेगुलर इसको अटेंड किया। जो लोग बैठे हैं वो गंभीर लोग हैं, और ये बहुत कम समझ में आता है व्यक्ति पर वास्तव में कि मुझको समझ की जरूरत है ना। पूरे टाइम उंगली ऐसे रहती है ना, अपनी तरफ उंगली कभी नहीं जाती। जिस दिन उंगली अपनी तरफ चली गई उस दिन हमारा कल्याण हो जाता है। हमारे सुख की शुरुआत, सुखपूर्वक जीने की शुरुआत उसी दिन से शुरू हो पाती है, उसके पहले नहीं हो पाती है ना। जब तक हमको ये समझ नहीं आता कि मुझको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, किसी भी ज्ञान की, किसी भी स्किल की, किसी भी शिक्षा की, तब तक शुरुआत नहीं होती। बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, शब्दों का भंडार बहुत बड़ा बड़ा है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम भी बोल सकते हैं घंटों। लेकिन जब वास्तविकता में परीक्षा जब होती है, जब जीने के धरातल पे जाते हैं है ना। कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करूँ, अगर मेरा जीना तृप्तिदायक नहीं है, सुख देने वाला नहीं है मुझको भी और मेरे आसपास मेरे साथ जितने लोग जीते हैं उनको भी, तो मेरी अपनी समझ में कमी की ओर इंगित है। दूसरे की समझ से मेरा लेना देना कभी होता नहीं, होना भी नहीं चाहिए है ना। मेरी समझ से मेरा जो ड्राइव है ना, मेरा जो चलना मेरी समझ से हो रहा है। तो ये हम लोगों को बात कुछ चर्चा होती रहती थी रीना जी से कि बच्चों के साथ में काम करते हैं, क्यों ना कुछ ऐसा मौका हमारे यहाँ के जो स्टाफ हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके साथ में भी शेयर किया जाए, कुछ बातें हों जिसमें कहीं से एक शुरुआत हो अपने बारे में देखने की, अपने को देखने की, हम कहाँ खड़े हैं, क्या सोच है हमारी, उस सोच में कहीं कोई गड़बड़ है क्या, इसको जाँच लें है ना। और अगर लगता है कहीं कुछ गड़बड़ तो ठीक क्या हो, इसका एक प्रस्ताव सुनवाएं, और अगर वो प्रस्ताव ठीक लगता है खुद के जाँचने के आधार पर, तो उसको जीवन में जी के देखा जाए। अगर जीने से उभय तृप्ति, उभय सुख मिलता है तो अच्छी बात है, खराब बात तो है नहीं, उस पर आगे चला जाए। ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। तो मीना जी ने फिर प्रस्ताव दिया कि एक ऐसा वर्कशॉप करना चाहती हैं। निश्चित रूप से हमने उसका स्वागत किया, और फिर उसमें ये कुछ बातें मैंने रखी सामने मीना जी के कि ये हम इसको सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे है ना। व्यक्ति प्रमाण होता है, कोई सर्टिफिकेट प्रमाण नहीं होता है ना। मैं ट्रेनिंग प्लेसमेंट 1997 से देख रहा हूँ, ठीक है। आज तक किसी कंपनी वाले ने किसी बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं देखा है ना। इतना बड़ा बड़ा थैला बना के लोग ले जाते हैं, तो केवल बात से समझ जाते हैं कि इसने काम किया है कि नहीं किया। आपका व्यक्तित्व बोलता है, आपकी सोच बोलती है। कोई सर्टिफिकेट, कोई कागज आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अपने आप को कभी इतना छोटा मत बनाइए, कोई सर्टिफिकेट की कोर्स अटेंड करें, कभी नहीं। ज्ञान चाहिए, वो स्किल चाहिए, वो जानकारी चाहिए, उसके लिए कोर्स अटेंड करना वो ठीक है। कागज के टुकड़े के लिए तो आप अपने आप को कागज के टुकड़े में सीमित कर दोगे, और ये गलती बार बार लोग करते हैं। तो कभी सर्टिफिकेट, तो हर इंटरव्यू में देखता हूँ ना, कंपनी वाला किनारे कर देता है फाइल, उसको समय नहीं आपकी फाइल देखने का। आप जो बात कर रहे हो, आपके अंदर से जो व्यक्ति निकल के आ रहा है, उस पर उसको भरोसा होता है। आपने काम किया ही नहीं, क्या है, आपसे 2 मिनट बात करेगा, उसको समझ में आ जाएगा। तो आपको जिंदगी में कभी किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती, पहले एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका निश्चित करता है ना। चाहे वो बीटेक है तो बीटेक, एमए है तो एमए, उसके बाद कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। आपने योग के कितने कोर्स किए हैं, वो 1 मिनट बोलेगा, आप एक आसन लगा के बता दीजिए, वो समझ में आएगा आपने कितने कोर्स किए है ना। तो आप किलो भर सर्टिफिकेट रखें, कोई मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं आप बोले साहब, लेकिन मैं ये जानता हूँ और ये करके दिखा सकता हूँ, उतना काफ़ी। इसलिए हमने पहली बात उसमें तय की, कोई सर्टिफिकेट नहीं देंगे, क्योंकि हम एक बार पहले भी कर चुके हैं। उसमें क्या होता है, लोग अपने आप को नीचे कर देते हैं, और वो देखना मुझको बहुत खराब लगता है कि मेरा कोई सम्मानीय फैकल्टी मेंबर आ रहा है, पहले दिन इनॉग्रेशन में आ रहा है, साइन कर रहा है
उसके बाद रोज मौका दे के आके साइन कर रहा है और आखिरी में मेरे को बोल रहा है सर्टिफिकेट दो करके। तो मुझको अपना अपमान लगता है ये, और उसका भी अपमान मेरे को लगता है। तो मैं अपने जो शिक्षक बंधु हैं उनको इस स्तर पे मैं नहीं लाना चाहता था, इसलिए मैंने पहले ही तय किया कि स्पोर्ट्स में मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। जिसको खुद को जानने की इच्छा है, खुद को समझने की इच्छा है, हमारे चारों तरफ चीज़ें कैसे घटित हुई उसको समझने की इच्छा है, वो प्यार से उसका स्वागत है। वो कोई भी हो सकता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, वो स्टाफ भी हो सकता है, फैकल्टी भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी मेरी सोच थी, मेरी सोच गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। मैं अपने में जांचता तो ठीक पाता हूँ, है ना। अब आपको जांचना है उसको। तो इस हिसाब से ये वर्कशॉप चालू की, जिसमें लोग आए, लोग गए, कुछ लोग स्थिर होकर बैठे, है ना। जो स्थिर बैठा उसको उतना फायदा हुआ होगा, ये मेरा ऐसा अनुमान है ना। क्योंकि बात काम कर दी है, ये तो हम सन 2003 से करके देख रहे हैं, है ना। 2003 से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। तो एक लंबा अरसा अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के साथ में, अलग अलग पढ़ाई लिखाई जिनकी हो चुकी उनके साथ में, अलग अलग जेंडर के साथ में, अलग अलग परिवेश के साथ में हमने काम किया है, और हर जगह सफलता मिली। कहीं कोई आदमी ये 7वें दिन बोल के नहीं जाता कि सर मुझको नुकसान हुआ, है ना। हर व्यक्ति यही बोल के जाता है कि सर बहुत अच्छा लगा, बहुत फायदा हुआ, आगे और करने की इच्छा है। तो उससे हमारा उत्साह बना रहता है। और आपको मालूम ही, हम इसके लिए एक पैसा चार्ज नहीं करते, है ना। ना एक पैसा लेते हैं, ना एक पैसा देते हैं। ये स्वांतः सुखाय वाला कार्यक्रम है। ठीक, तो ये तो इसकी पृष्ठभूमि हो गई। आज का जो है इसको हम लोग बोलते हैं मूल्यांकन। हम आपस में बैठ के पूरा जो 7-8 दिन का कार्यक्रम चला है, इसका आप मूल्यांकन करते हैं कि कैसा लगा, कैसा हुआ, मैं क्या करना चाहता हूँ आगे, क्या मेरी समझ बनी इसमें, किस चीज़ में समझ नहीं बनी, जो आप शेयर करना चाहते हैं। तो मेरा हमारे मन में ऐसी आएगी, एक बार डायरेक्टर साहब को भी इनवाइट कर लेते हैं ताकि वो भी सुन लेंगे भी क्या हो रहा है। ये अलग तरह का काम है, क्योंकि ना ये सामान्य सिविल इंजीनियरिंग की या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कोई वर्कशॉप नहीं है, ये ह्यूमन वर्कशॉप है ना। तो ह्यूमन वर्कशॉप बहुत बार लोगों को समझ नहीं आ रही होता क्या करते क्या। तो सर मान गए, तो सर अभी मैं लेने जाऊँगा। तो उसी कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ ऐसे मैंने सोची है कि भाई इसके बारे में सबसे पहले मीना जी बता दें। पहले मैं एक बैकग्राउंड रख दूँ कि हम कॉलेज में किस तरह से काम करेंगे, वो भी उनको ज़्यादा मालूम नहीं है। फिर मीना जी इस वर्कशॉप का बैकग्राउंड रखते हैं, कैसे उन्होंने शुरू किया, क्या उनका उद्देश्य था, 7-8 दिन में 2-3 मिनट में क्या क्या आपने टॉपिक पकड़े, और है ना। फिर उसके बाद आप लोगों का रोल है कि आप लोग शेयर करें कि क्या आपको लाभ हुआ वर्कशॉप ऐसा, है ना। कहाँ आपको लगा कि जानी है, क्या करें, जो आपको समझ बनी 7-8 दिनों में, और फिर उसके बाद समापन करेंगे। तो ये प्रक्रिया रहेगी। तो इसमें जो आप कंफर्टेबल बोलने की, उसमें कोई बोलने की, जैसा आपको समझ में आया जैसा है वैसा बोलना है ना। अपना एक दूसरे को उत्साह बढ़ाना है, अपना उत्साह बना रहे। और अगर आपकी जिज्ञासा और होगी तो ये आज अंत भी नहीं है इसका, वो उपलब्ध है ना। उनसे चर्चा कभी भी आप कर सकते हैं जाके, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारी बातें होती हैं जो हम सार्वजनिक उसमें शेयर करने से झिझकते हैं, है ना। हमारे अंदर कोई गुत्थी फंसी हुई है, कोई गठान लगी हुई है, तो आप उनके पास जाके इंडिविजुअल भी डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बार डिस्कशन करते करते आपके अंदर इसी सॉल्यूशन निकल जाता है ना। क्या होता है, हम ध्यान नहीं देते। जब ध्यान देने जाते हैं किसी गुत्थी पे, किसी पेज पे, तो जब बात करना चाहते हैं सामने वाले से, जब उसको एनालाइज करते हैं उसके साथ बैठ के, तो हमारे अंदर से ही उसका सॉल्यूशन निकलता है ना। सॉल्यूशन आपके अंदर से निकलना है, दूसरा आदमी सॉल्यूशन नहीं दे सकता, क्योंकि जीना आपको है। तो बात आपके अंदर से आएगी। जब तक आपकी समझ नहीं बनेगी, दुनिया की सारी किताबें कम पढ़ेंगी। जिस दिन आपकी समझ पड़ी, आपको किसी किताब की जरूरत नहीं, है ना। जीना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन क्या होता है कि हमारी अभी तक की जो यात्रा रही है ना, शरीर की, और इसके पहले कई शरीरों की जो यात्रा हुई है, तो हमने बहुत कुछ जोड़ा हुआ है। ठीक, बहुत सारी मान्यताएं हैं हमारी। मान्यताएं माने मान लिया है, उसको जांचा नहीं है, उसको जाना नहीं है। और उन मान्यताओं को हम बहुत गहराई से पकड़ के चलते हैं, क्योंकि हमारा जीना उस पर आधारित होता है। उसको छोड़ने में डर लगता है, घबराहट होती है। मान्यताओं को जांचना बहुत जरूरी है कि जिस आधार पे मैं आज जी रहा हूँ, उस आधार को जांचूं, वो आधार ठीक है कि नहीं, है ना। पहली तो ये, अगर आधार ठीक है, जानते हुए सही है, तो आधार उसमें चले। जानते हुए समझ आता आधार ठीक नहीं, गड़बड़ है इसमें, उसको छोड़े तुरंत, है ना, उसको ठीक कर ले। जैसे अभी दशरथ ने बोला जंगल, समाज है, जंगल नहीं। जंगल को निगेटिव सेंस में क्यों देख रहे हो आप? जंगल भी प्रकृति की एक व्यवस्था है, वो खराब कैसे हो गई? उसकी अपनी एक व्यवस्था है ना। तो मानव समाज से जंगल अच्छा है,
या जंगल बुरा है या मानव समाज जंगल की तुलना में अच्छा है, ये उपमाओं में जब हम चले जाते हैं ना बातें बोलने के चक्कर में, तो नीचे से बेस गायब हो जाता है। जंगल भी प्रकृति की एक व्यवस्था है, वो भी अच्छी है, वो सुचारू रूप से चल रही है, उसमें व्यवधान कौन डाल रहा है? मानव डाल रहा है ना। उसका तो हिरण का शेर का जो संबंध है कि शेर का जब पेट भर जाता है तो हिरण बाजू में खेलता रहता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है ना। वो 100 हिरण मार के अपनी गुफा में इकट्ठा नहीं करता, उसको जब भूख लगती है तब वो निकलता है शिकार के लिए, और एक हिरण का शिकार करके वो तृप्त हो जाता है। उसका 3-4 दिन 5 दिन तक कोई शिकार नहीं करता है ना। वो अपने आप उसको हमको क्या लगता है ये क्यों हुआ ऐसा? रोजमर्रा में जो भाषा चल रही है उसको हम बिना जांचे अपने आधार पर उपयोग करने लगते हैं, और ऐसी रोज की बातचीत में हम ढेरों गलतियां करते हैं, क्योंकि आधार एक नहीं हम सबका बात करने का। आज जंगल से कुछ मतलब निकाल रहा हूं, मैं जंगल से कुछ मतलब निकाल रहा हूं, इसलिए हम दोनों की बात ही नहीं बनती कभी। वो कब शब्द क्या यूज कर रहे हैं, उससे हमारा आशय क्या है। जब आपका और मेरा धरातल एक हो जाता है, फ्रीक्वेंसी मैच करती, तब बात बनती है। व्यक्तिगत संबंध में भी यही गैप है। आप बोल पूछ रहे हो, सामने वाला कुछ गलत अर्थ लगा रहा है, वो कुछ बोल रहा है, आप गलत अर्थ लगा रहे है ना। जबकि हिना जी ने बताया कि संबंध का मूल आधार क्या है? विश्वास। विश्वास मूल्य है, तो सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा। उमाशंकर मेरे को लेके सही ही बात करेगा, उमाशंकर को अपने मन में विश्वास रखना पड़ेगा कि सर मेरे लिए सही ही सोचेंगे, सही बात करेंगे। जब ये विश्वास आ जाता है तो फिर कोई रुकावट है के संबंध में? हम और आप एक दूसरे के शुभ के अर्थ में हैं, एक दूसरे के सुख के अर्थ में हैं। अगर ये बात तय हो जाए हम दोनों के बीच में, तो फिर कोई बाधा रह जाती है क्या जीने में? वहां पहुंचना है, और वहां पहुंचे बिना हर संबंध बेकार है। संबंध नहीं है फिर वो एक दो शरीर जी रहे हैं, है ना। तो पहला जो मूल है वो विश्वास है। विश्वास के बिना संबंध नहीं स्थापित होता कोई भी संबंध। पहला सीढ़ी है विश्वास की, और विश्वास कायम करने की जिम्मेदारी किसकी है? जिसको समझ आता है उसकी जिम्मेदारी आता है ना। अगर मुझको समझ में आता है कि संबंध का मूल जो है वो विश्वास है, तो पहले मेरी जिम्मेदारी बनती है। वहां से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। अभी इतना आसान भी नहीं है, लोग आसान नहीं है, हम भी आसान नहीं है, यानी हमारे सब में बहुत सारे छिलके हैं, प्याज जैसे लेयर्स हैं। उसको जांचना है। जांचने की प्रक्रिया बताइए, है ना। जांचने की प्रक्रिया आपको बताई थी, बहुत सिंपल है। अपने जिम्मेदारी पे, अपने आधार पे जांचना है। कोई किताब नहीं चाहिए, है ना, कोई गुरु नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इससे बढ़िया जांचने की प्रक्रिया हो सकती है जिसमें आप एम्पावर्ड हो। मुझको इसकी सबसे बढ़िया बात यही लगती है पूरे ज्ञान की, कि हमारी जिम्मेदारी पे छोड़ दिया सब कुछ। कोई किताब नहीं थी कि फलानी किताब पढ़ो, उसके 10 सूत्र याद कर लो। आपको अपनी समझ के आधार पे जांचना है। आधार क्या दे दिया, प्रमाण क्या है? सुख और समृद्धि की निरंतरता प्रमाण अगर ठीक गिने जाते हैं जांच के, वो नहीं हो रहा है माने गड़बड़ है, फिर से समझें, फिर से करें, है ना। तो बहुत सीधा साधा सा फार्मूला है, ठीक है ना। तो 7-8 दिन में कितनी बात पहुंची होगी, है ना। तो ऐसे हमारे शिविर, ये जैसे हिना जी ने शिविर लिया, ऐसे शिविर हमारा एक संस्थान है यहाँ पे, अभ्युदय संस्थान है छोटी, वहाँ ये वर्कशॉप चलती रहती है निरंतर 7-7 दिन की। इसको हम कहते हैं परिचय शिविर। ये परिचय शिविर का भी परिचय वाला शिविर होगा।